इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व किए थे। अब हम 61 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 445, 572, 699 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 5, 6 प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो जब कम्प्लीटली वो डिवाइड हो जाता है तब उसका क्या आता है, शेषफल। तो सबसे पहले हम वो संख्या निकाल लेंगे। ओके, तो उसके लिए हम जैसे 445 दे रखा है, उसमें से जो हमारा रिमाइंडर जो शेषफल था उसे माइनस कर देंगे तो 441। ऐसे ही 572 में 5 माइनस करेंगे तो 567, और 699 में 6 माइनस करेंगे तो 693। अब इन सबका सामान्य गुणनखंड करेंगे, जैसे ऐसे करते हैं ना। तो वो मैंने किया, जैसे 441 को हम कैसे करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे में 7। ऐसे ही 567 को 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 7। ऐसे ही 693 को 3 गुणे में 3 गुणे में 7 गुणे में 11। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। जैसे इन तीनों में 3 कॉमन है 2 बार, और 1 बार 7 कॉमन है, ठीक है यहाँ पे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 गुणे में 3 गुणे में 7, इसका 63 आएगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे हम तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर 63 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसका रिमाइंडर 4 आएगा, 441 को। ठीक है, ऐसे ही 63 से अगर हम डिवाइड करेंगे 567 को तो इसका रिमाइंडर 5 आएगा, और अगर हम 63 से ही डिवाइड कर देंगे 693 को तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 6। तो इसका आंसर कितना होगा, 63 वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं तो सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। एक होता है भाज्य गुणनखंड जिसमें क्या होता है वो 2 के मल्टीपल में होता है, और एक होता है अभाज्य गुणनखंड जो 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो वो निकालना है। इसमें सारे अभाज्य गुणनखंड हैं तो सबसे बड़ा क्या होगा अगर हम इसको करेंगे तो। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो संख्या है हमारे पास, संख्या कितनी है 5005, और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13 हो जाएगा अगर इसका हम फैक्टराइजेशन या फिर गुणनखंड करें। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, 13। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 13 होगा, जो कि सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, बहुपद ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू मैक्स माइनस बी सी के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें शून्य ज्ञात करने हैं। हम जानते हैं शून्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले इसको हम एक द्विघात बहुपद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ए बी एक्स स्क्वायर ये हमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को अंदर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, ए बी का एक्स स्क्वायर, ये एक्स को बी स्क्वायर से करेंगे तो एक्स बी स्क्वायर, और एक्स को ए सी से करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस का ए सी एक्स, और ये सेम रहेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बी एक्स स्क्वायर और एक्स बी स्क्वायर में कॉमन है हमारा एक तो एक्स और बी, तो बी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, ए एक्स, और यहाँ से सिर्फ बी बचेगा, और माइनस इन दोनों में बी सी कॉमन है बस। ठीक है, तो सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ए एक्स बचेगा और यहाँ पे बी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिया है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बराबर 0। तो इसके हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, एक आ गया एक ए एक्स प्लस बी बराबर 0, एक आ गया बी एक्स माइनस सी बराबर 0। तो यहाँ पे दोनों में एक की एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी बाई, और दूसरी में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस सी बाई। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस बी बाई और सी बाई बी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ये रहा ए, माइनस बी बाई ए और सी बाई बी। ठीक है, जिसके दोनों शून्य होंगे। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के शून्यकों के वर्ग का योग 40 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम वैल्यू ऑफ के निकालनी है। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, शून्यकों का योग कितना होता है, माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूले वाला माइनस, और हमें ए फर्स्ट होता है, सेकंड ये बी है, और ये सी है कांस्टेंट टर्म। तो माइनस फॉर्मूले वाला माइनस का 8
माइनस माइनस प्लस 8/1 क्या हो जाएगा 8। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है c/a। c हमारे पास k है और ये हमें कांस्टेंट टर्म लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये k हो जाएगा। और हमें दे रखेंगे शून्यकों का वर्ग का योग कितना है 40 है। तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ से हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू हमने 8 कैलकुलेट की है, उसे यहाँ पे पुट कर देंगे 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k है तो ये 2k हो जाएगा यहाँ पे। और बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर हमारे पास 40 थी शून्यकों का वर्ग का योग। ठीक है, तो यहाँ पे 40 रख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 के बराबर 40, तो 64 प्लस 40 से लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 40 और ये माइनस से राइट से जाएगा तो प्लस 2k हो जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आएगी 64 में से 40 जाएंगे तो 24/2 यानी कि 12। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ k कितनी आई है 12। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 12 है ए वो क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, एक्स एवं वाई का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, एक्स एवं वाई का मान ज्ञात करना है तो इसे कैलकुलेट करते हैं। हमें इक्वेशन दे रखी है, हम मान लेंगे 1/x प्लस वाई बराबर पी 1/x माइनस वाई बराबर क्यू। तो यहाँ पे 1/x प्लस वाई बराबर क्या माना है हमने p माना है तो ये 57p हो जाएगा। ऐसे ही 1/x माइनस वाई को हमने क्या माना है q माना है तो ये हो जाएगा 6q बराबर 5। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में करेंगे तो 38p प्लस 21q बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को 2 से, ताकि हमारा क्यू वाला वेरिएबल है वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये आ गया पूरा। अब समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस में वो प्लस, जो प्लस में है सब माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 35 में से 18 जाएंगे तो 17 बचेंगे और यहाँ पे क्यू वाला टर्म तो पूरा ही कट जाएगा। 399 में से 76 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 323p आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 38 दूना कितना होता है 8 दूना 16 6 7 76 होगा तो यहाँ पे 76 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 76 लिख देते हैं, मार्कर सही नहीं चल रहा। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे ये सॉल्व हो गया तो हमारा 323p बराबर 17/17 ये कुछ नहीं है। ठीक है, 17 आया। अब हम p की वैल्यू निकालने हैं तो 17/323 तो 1/19 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ q। ठीक है, तो p का मान हम अगर किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे तो q का मान आ जाएगा तो 38p प्लस 21q बराबर 9 और p की वैल्यू 38 और p की वैल्यू थी 1/19 तो 19 दूना 38 होता है तो ये 2 हो जाएगा और 21q बराबर 9। ठीक है, और ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 21q बराबर कितना हो जाएगा 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे और यहाँ पे q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/21 1/3। तो हमें दोनों वैल्यू पता चल गई। हमने माना था p बराबर 1/x और q बराबर 1x माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ p बराबर 1/x प्लस वाई माना था तो हम p की वैल्यू रख देंगे 1/19 बराबर 1/x प्लस वाई। ऐसे ही q की वैल्यू रख देंगे तो 1/3 बराबर 1/x माइनस वाई। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 19 और x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास प्लस कर देंगे तो माइनस और प्लस कट जाएगा और 19 और 3 22 होते हैं और x 2x तो x की वैल्यू 11 निकल गई। अब इस इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे फोर्थ में रख देंगे तो x माइनस वाई बराबर 3 है। x की वैल्यू हमने 11 पुट कर दी तो 11 माइनस 3 कितने बचेंगे 8। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो x की वैल्यू 11 है और y की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा x की वैल्यू 11 है y की वैल्यू 8 है तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, 5 वर्ष पहले राम की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी होगी। तो राम एवं मोहन की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो मान लेते हैं राम की आयु a है, मोहन की आयु b है। तो 5 वर्ष पहले के दोनों में माइनस हो जाएगा और किसकी 3 गुना थी, हमें मोहन की 3 गुना थी। ठीक है, तो मोहन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें राम की आयु मोहन की 3 गुना थी, इसलिए मोहन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसे अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3b - 15। ऐसे ही अब हम इसमें वेरिएबल को एक साइड ले लेंगे तो a माइनस, ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, -3b बराबर -15 + 5। तो a - 3b बराबर 10, माइनस का 10 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद तो दोनों में राम और मोहन की आयु में 10 में प्लस कर देंगे। उसमें क्या है, मोहन से दुगनी थी तो मोहन को दुगनी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसे भी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2b + 20। तो a - 2b बराबर 10। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हम सिंपल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो घटा देते हैं तो a - 3b बराबर -10 है, तो a - 2b बराबर 10 है। तो घटाने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये a भी माइनस, b भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -10 और -10 माइनस का 20 और ये एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस का b बचेगा और a प्लस माइनस कट जाएगा तो b माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आएगी 20। ठीक है, अब b का मान हम किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे। a - 3b बराबर -10 और b की वैल्यू 20 आई थी तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ -30 हो जाएगा। इस साइड जाके 30 को 20 से करेंगे -60 और यहाँ राइट साइड जाके +60 हो जाएगा तो a की वैल्यू 50 आएगी। तो राम एवं मोहन की वर्तमान आयु कितनी आई, राम की आई 50 और मोहन की आई 20। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 50 और 20। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। वर्ग जो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसका क्षेत्रफल क्या होता है, a², यही होता है ना। तो हमें एक भुजा का निकालना, तो क्षेत्रफल हमें 169 दे रखा है बराबर a²। तो ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट। तो 169 किसका रूट होता है, 13 का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, 13 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जैसे यहाँ पे सोल्व कर रखा है हमने। ठीक है, फॉर्मूला ला के निम्न समीकरण x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये एक और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। तो x² + 4x - 32 दे रखा है तो x² + 4x, ये राइट साइड जाएगा तो +32। अब इसे दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, या तो x + 2 का होल स्क्वायर इसको कन्वर्ट कर दो या फिर इसका फैक्टर कर दो। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड 4 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, x² + 2ab यानी कि 2ab यानी कि 4x + b² + 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर। तो या तो यहाँ से सिंपल सा 36 आ जाएगा, नहीं तो सेकेंड और तरीका मैं बता देता हूँ क्या करेंगे उसके लिए। ये दोनों साइड ऐड कर दिए, अब इसका फैक्टर कर देंगे बीच वाले का। तो 2x + 2x + 4 बराबर 36। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो x + 2, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 कॉमन लेंगे तो x + 2 बराबर 36। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर आ गए। अब दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा जैसे हमने पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका रूट लेंगे, है ना। इधर स्क्वायर इधर जाके रूट में हो जाएगा तो +-6, एक बार 6 प्लस में एक बार माइनस में। तो अगर हम इसको प्लस में लेते हैं तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस,
तो ये क्या हो जाएगा 4। और अगर हम इसे माइनस में लेते हैं तो x + 2 बराबर -6 और माइनस इधर जाके हो जाएगा तो माइनस का 8। तो x की वैल्यू या तो -8 होगी या फिर 4 होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, -8 और 4। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास बी क्या आता है, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सा वक्र एक्स वाई बराबर x² + 2x - 3 को दर्शाता है। ठीक है, तो हमें ग्राफ दिखाना है, इनमें से कौन सा शो होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इक्वेशन दे रखी है, अगर x को हम 0 रख देते हैं, x 0 कौन से में होगा, इस वाले में, तो y की वैल्यू -3 आती है। तो -3 यहाँ, तो एक पॉइंट ये मिल गया। अगर हम y को 0 रख दें, अगर y को 0 रखेंगे तो हम यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो x² + 2x - 3 बराबर 0। तो x² + 3x - 3 बराबर 0। यहाँ पे फैक्टर किया, x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो x + 3, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस प्लस दोनों हो जाएंगे, तो x + 3 बराबर 0। एक तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3 और एक x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3 और एक x की वैल्यू ये x - 1 है तो ये हो जाएगी 1। एक x की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कि 1 यहाँ पे होता है x, और एक x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -3 जो कि यहाँ पे है। तो ये कैसा बनेगा, एक अपवर्ड ट्राई का हमारे पास वक्र बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये कभी ऐसे मीट नहीं करेंगे, हमेशा ओपनली जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। अगर यहाँ पे देखें तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो भी नहीं होगा, और ये -1 है और ये उल्टा है, यहाँ पे इस तरफ ज़्यादा होगा, इस तरफ कम होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट। और ये दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, ये मीट करेगा, ये ऐसे ऐसे जाना चाहिए ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें हमें क्या करना है, तो हमें समांतर श्रेणी में 7, 11, 15, 139 तक जा रहा है, तो इसकी परंपरागत कितनी संख्या होगी। ठीक है, कितने टर्म्स होंगे इसमें, ये कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से a हमारा फर्स्ट और a2 - a1 हमारा d, तो an हमारे दे रखा है, तो यहाँ पे a की वैल्यू n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो an 139, a की वैल्यू 7 + n - 1, d की वैल्यू 4, तो 139 7 और d को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4n - 4 139, यहाँ पे 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, तो 4x 4n है ये, बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस है तो लेफ़्ट साइड आएगा तो -6 36, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 34। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारे पास, 34 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें हमें बताना है कि यदि a1 a2 a3 ऐसे ही an तक समांतर श्रेणी में हो तो 1/a1 इंटू में a2 + 1/a2 इंटू a3 ऐसे ही 1/an-1 इंटू में an का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें श्रेणी दे रखी है ये, और हमें ये वाली श्रेणी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो डिफरेंस होता है वो कैसे होता है, a2 - a1 a3 - a2, ऐसे ही लास्ट में क्या हो जाएगा an - an-1। ठीक है, तो इससे हम d को भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने भाग कर दिया और यहाँ पे हमने गुणा कर दिया। अब d का मान रख देंगे a2 - a1, जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, और a3 - a2 ऐसे ही an - an-1। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे एक एक करके, एक में करके दिखा देता हूँ। जैसे a2 को सबसे पहले हम a1 a2 से डिवाइड करेंगे, तो a2 / a1 a2, तो a2 से a2 कट जाएगा, a1/a1 आएगा जैसे यहाँ लिखा है। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड में करेंगे तो -1/a2 आएगा, ऐसे 1/a2 प्लस का माइनस का 1/a3, ऐसे ही लास्ट में 1/an-1 और -1/an। ठीक है, अभी प्लस माइनस कट जाएगा, ऐसे ही प्लस माइनस कहाँ तक करते जाएंगे, n-1 तक, तो ये सारे कट जाएंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, बचा -1/n, तो 1/a1 और -1/n, तो यहाँ पे 1/d है। इन दोनों में हम एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, तो an - a1 ये हमारा आ जाएगा, और एलसीएम क्या था हमारा a1
इंटू में ए एन। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए वन। तो देखो यहाँ पे प्लस का ए माइनस का ए कट जाएगा, ठीक है, और डी से ये डी कट जाएगा, तो क्या बचा एन माइनस वन और अपॉन में ए वन ए एन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि समांतर श्रेणी में के 3 पदों का योग 12 है एवं उनके घनों का योग 288 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है कि वो कैसी होगी। ठीक है, समांतर श्रेणी तो करते हैं स्टार्ट। तो हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी 3 पद हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो हमने यहाँ पे माइनस डी किया है, यहाँ पे प्लस डी किया है, ये कट जाएगा तो हमारे जो इक्वेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों का योग कितना है 12। तो अब ए वाले टर्म को डी वाले टर्म तो कट जाएगा, ए वाले टर्म 3a बराबर 12, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसके बाद ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और ए को कैलकुलेट कर 3a की वैल्यू 12 और ए को कैलकुलेट करेंगे तो 4। और हमें दे रहे हैं घनों का योग, जैसे पहला घन, दूसरा घन, तीसरा घन बराबर कितना है 288। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ से। अब हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए ए माइनस बी का क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू में ए माइनस बी। ऐसे ही ए प्लस बी का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो अब सिंपल सा हम इसे इस फॉर्मूले पे से तोड़ देंगे। सबसे पहला 4 माइनस डी का क्यू, तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू में ए माइनस बी। ऐसे ही 4 का क्यू यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी 4 प्लस डी का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी बराबर 288। अब हम 4 का क्यू 64 होता है माइनस डी क्यू और 3, 4 और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 माइनस का 12d इंटू में ए माइनस डी 4 माइनस डी प्लस यहाँ पे 4 का क्यू 64, 4 का क्यू फिर 64 फिर डी का, फिर यहाँ पे भी प्लस का 12d और इंटू में 4 प्लस डी बराबर 288। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी वाले टर्म को अलग कर लेंगे और डी वाले क्यू का टर्म तो कट ही जाएगा यहाँ से। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस कर ये है और ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब आगे करते हैं, ये प्लस का 64 माइनस का 64 ये भी कट जाएगा, नो ये नहीं कट जाएगा, जो प्लस है माइनस है वो कटेंगे बस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 48d और डी स्क्वायर की 12d स्क्वायर और 48d, जो हमारा 4 माइनस डी था ना उससे हमें मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे यहाँ पे माइनस का 12d 4 माइनस डी इसको मल्टीप्लाई किया है और 12d इंटू में 4 प्लस डी इसे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा और 48d प्लस 12d स्क्वायर प्लस 192 बराबर 288। 192 के जो 64 थे उन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस कर दिया सबको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 24d स्क्वायर आ जाएगा, 12 दूना 24 और 288 प्लस में है, राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो d का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 डी स्क्वायर बराबर 4, तो d की वैल्यू प्लस माइनस 2। तो हमारे पास जो 3 पद थे, एक था a माइनस डी, ए और एक था a प्लस डी। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 माइनस 2, तो यहाँ पे 2 आ गए और a की वैल्यू तो 4 ही थी और यहाँ पे 2, एक d की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू कितनी थी 4, तो यहाँ पे 6 आ गए। तो हमारे पास तो 3 क्रमगत जो संख्या होंगी वो होगी, 3 पद होंगे 2, 4 और 6। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास 2, 4 और 6 ये क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 73 दी गई आकृति में त्रिभुज PQR। ठीक है, त्रिभुज PQR में हमें ST पैरेलल है QR के एवं PS की वैल्यू दे रखी है PT, QS और RT। तो X का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो X का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है हम क्वेश्चन में, जैसे ST समांतर है QR के और PS की वैल्यू कितनी है 7x - 4, उसके बाद
पी टी की वैल्यू कितनी है 5x-2 और क्यू एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x+4 और आर टी की वैल्यू है 3x। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है। अब हमें ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल पी एस टी यानी बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं। तो एंगल पी एस टी यानी कि पी एस टी एंगल एस और एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू दोनों क्या है संगत कोण है। ऐसे ही एंगल पी टी एस एंगल ये वाला टी और एंगल आर ये क्या है पी आर क्यू, ये दोनों क्या है संगत दोनों में। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि पी एस थेल्स प्रमेय होती क्या है, थेल्स प्रमेय होती है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वो तीसरी भुजा जैसे पी एस ये पूरा जो है ये पी एस है बटे में पी क्यू हो जाएगा, ये छोटा वाला पी एस है बटे में पूरी भुजा पी क्यू। ऐसे ही पी टी छोटी वाली भुजा बटे में पी आर हो जाएगा। तो पी एस सेम रहेगा और हम पी क्यू की जगह क्योंकि समान अनुपात में होती है विभाजित तो पी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं क्यू एस लिख सकते हैं यानी ये वाली भुजा। ठीक है, ऐसे ही हम पी एस पी टी तो सेम रहेगा और आर टी हम पी आर की जगह लिख सकते हैं क्योंकि बड़ी वाली भुजा की जगह हम छोटी वाली भुजा आर टी लिख देंगे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू एक एक करके हम पुट कर देंगे। जैसे हमें सबसे पहले पी एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी एस की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 7x-4 और क्यू एस की वैल्यू 3x+4 और पी टी की वैल्यू 5x-2 और आर टी की वैल्यू 3x। तो अब क्या करेंगे इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3x को 7x-4 से करेंगे तो 21x² माइनस का 12x और 3x+4 को 5x-2 से करेंगे तो 15x² माइनस 6x प्लस 20x और माइनस का 8 हो जाएगा। उसके बाद x² यहाँ पे 15x है, लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 12x और यहाँ पे 20 में से 6 जाएगा तो 14x हो जाएगा और लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का 14x प्लस का 8 तो 6x² और 14 और 12 माइनस का 26x प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 3x² माइनस 13x प्लस 4 बचेगा और ये राइट साइड जाके 0 के बटे में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। 3x माइनस का 12 और माइनस का x, अब हम इनका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे बीच वाले को तोड़ देते हैं और इनको मल्टीप्लाई करने पर 12x² आना चाहिए तो -12 और -x इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² भी हो जाएगा और माइनस का 13x भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो x-4, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे इसमें से तो यहाँ पे क्या जाएगा x-4। तो एक वैल्यू आ गई x-4 बराबर 0 तो x की वैल्यू 4 आ गई और एक वैल्यू 3x-1 बराबर 0 तो x की वैल्यू 1/3। लेकिन जो हमारा पी एस है वो हमेशा ग्रेटर देन ही होगा 0 से, इसलिए इसकी x की वैल्यू करेक्ट कौन सी होगी 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है यदि त्रिभुज एल एम एन में पी क्यू क्रमशः एल एम और एल एन के मध्य बिंदु हो तो त्रिभुज एल पी क्यू एवं त्रिभुज एल एम एन के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये पी क्यू क्या है मध्य बिंदु है इस एल एम एन के, तो हमें छोटे त्रिभुज बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इस एल एम त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, जिसके पी क्यू क्या है मध्य बिंदु है तो उसमें क्या होगा पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है तो इसमें हमारे पास ये एल है, ये एल है और ये एम है और ये एन है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु ये है पी और ये है क्यू। ठीक है, तो पी क्यू हम कह सकते हैं कि समांतर एम एन क्यू की मध्य बिंदु है तो इस समान दूरी पर प्रतिच्छेद करेंगे और हम मध्य बिंदु प्रमेय से क्या कह सकते हैं कि पी क्यू आधा होगा एम एन के। ठीक है, ये आधा होगा एम एन के। तो त्रिभुज एल पी क्यू यानी छोटे वाले और त्रिभुज एल एम एन दोनों में देखेंगे एंगल जो एल आ रहा है वो ओवेनिस्ट है। ठीक है, दोनों में आ रहा है एंगल एल पी क्यू यानी ये वाला एंगल एल एम एन के बराबर है संगत कोण। तो ऐसे हम भुजा समरूपता से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज एल पी क्यू समरूप होगा ट्रायंगल
LMN के। तो हम इस पर में जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एक त्रिभुज हमारा त्रिभुज LPQ और एक त्रिभुज अपोन में LMN। तो इनकी संगत भुजाएं यानी PQ और MN, PQ और MN का स्क्वायर, तो इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमने PQ की जगह पे कैलकुलेट किया था हाफ MN, तो इसे रखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो MN से MN कट जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो इसका आएगा 1:4। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1:4। ट्रेंगल ODC सर्वाक्षम है ट्रेंगल OBA के, यानी ये वाला ट्रेंगल सर्वाक्षम है नीचे वाले ट्रेंगल के। और एंगल O बराबर हमें 115 दे रखा है BOC, और एंगल D यानी कि CDO हमें दे रखा, एंगल CDO हमें दे रखा है 70 डिग्री। तो एंगल A का मान ज्ञात करना है, यानी ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि जो एक सिंगल रेखा होती है वो कितने का एंगल बनाती है, 180 का। इसलिए ट्रायंगल जो एंगल है हमारा DOC और एंगल BOC, इन दोनों का सम 180 होगा, बराबर 180। तो DOC हमें कैलकुलेट करना है ये वाला, प्लस एंगल BOC हमें 115 दे रखा है, बराबर 180। तो ये प्लस है, राइट से जाकर माइनस हो जाएगा। तो एंगल DOC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 65 डिग्री। ठीक है, अब दो निकल गए, इस ट्रायंगल के हमें दो एंगल पता है, तो तीसरा एंगल भी निकाल सकते हैं। तो एंगल DOC यानी कि ये वाला एंगल, प्लस एंगल CDO यानी कि CDO ये वाला एंगल, और प्लस एंगल DCO यानी ये वाले, तीनों का सम 180 होता है। इनमें से हमें दो एंगल पता है, तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं, एंगल C वाला। ठीक है, इन दोनों का सम 135 हो जाएगा, और एंगल DCO बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो DCO की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह की एक आकृति बन रही है Z, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर होता है। तो एंगल C बराबर एंगल A होगा, तो एंगल A कितना है, 45 डिग्री हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर A क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, K का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें A का मान 3,2, B का मान 4,K और C का मान 5,3 दिया है, जो कि संरेखीय है। ठीक है, तो हमें K का मान ज्ञात करना है। तो हमें A का मान 3,2, हम जानते हैं इसमें जो 3 होगा वो x1 होगा, और जो 2 होगा वो y1 होगा। ऐसे ही B 4,K है, तो जो 4 होगा वो x1 और K जो होगा वो y2। ऐसे ही हमारा 5x3 और K जो होगा वो y3 होगा। तो तीन बिंदु संरेखीय हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 x y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 को 2 से करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा K -3। K क्यों, क्योंकि हमारा जो y2 है वो K है, और हमारा y3 कितना है, 3 है, तो K -3 प्लस x2 K है। उसके बाद है y3 माइनस y1, तो 3 -2। उसके बाद हमारा x3 है। ठीक है, x3 हमारे पास 5 है, और यहाँ पे है y1 यानी कि 2 माइनस y2 यानी कि k, तो 2 माइनस k। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 9, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे 10 माइनस 5k, यहाँ पे प्लस माइनस का 5k और प्लस का 3k, तो माइनस का 2k हो जाएगा, और 14 में से 9 जाएंगे तो 5। ठीक है, अब यहाँ पे आगे ये k लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस का 2k, तो प्लस का 2k बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 77 है, यदि त्रिभुज ABC में A और B पूरक है तो tan C का मान क्या होगा। ठीक है, तो tan वैल्यू ऑफ tan C निकाल लें। हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में अगर AB पूरक हो तो एंगल A प्लस एंगल B दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और हम जानते हैं तीनों का सम कितना होता है त्रिभुज में 180। तो A प्लस B प्लस C इन तीनों एंगलों का सम 180, दो का 90 दे रखा है, एक का निकालना है तो राइट से जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल से हमारे पास 90 आ जाएगा। 10 90 कितना होता है इन्फिनिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, साइन इंटू में cos 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos इंटू में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई साइन, और cos तो है ही, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास cos थीटा होता है, तो cos इंटू cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 1, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, साइन सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाय साइन थीटा का सरलतम मान क्या होगा। ठीक है, तो इसे पूरा सॉल्व करना है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, हम जानते हैं कि 1 बाय सेक बराबर क्या होता है cos, तो यहाँ पे सेक की जगह 1 बाय cos, टेन की जगह क्या लिख सकते हैं साइन बाय cos, तो यहाँ पे साइन बाय cos मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब इन दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन, और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बाय क्या है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अगर हम 1 को a माने और साइन को b माने तो क्या है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे में cos थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यह होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा बटे में cos थीटा, तो 2 cos है ऊपर और 1 cos है नीचे, तो कितना बचेगा 1 cos थीटा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। नंबर 80 है, अब वृत्त को AB वृत्त को E पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो AB लाइन है और E पर स्पर्श करती है, तो जो एंगल CDE है CDE ये कितना का बन जाता है 62 डिग्री का, तो हमें एंगल AED निकालना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। हमें दे रखा है एंगल CDE 62 डिग्री है ये वाला। ठीक है, और AED निकालना है हमें, ये हमें कैलकुलेट करना है। दिया है हमें कि ये दोनों बराबर हैं, EC की लेंथ जो है बराबर है ED की, तो ये क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसी तरह से एंगल C बराबर एंगल D हो जाएगा, ये भी 62 हो जाएगा, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल E ये वाला एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 180, तो एंगल E बराबर कितना हो जाएगा ये माइनस 64 दूना 124, तो ये 56 डिग्री आ जाएगा एंगल C, ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमें तो ये वाला कैलकुलेट करना है क्योंकि हम जानते हैं एंगल AEO बराबर 90 होता है। कोई भी वृत्त है और स्पर्श रेखा के बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 90 डिग्री है ही, हमें इतना और चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे OED यानी कि OE और D ये वाला एंगल आधा होगा पूरे एंगल के, तो इसको 28 आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो एंगल AED यानी कि A और ये E और ये D, ये पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे एंगल AEO यानी ये वाला ये 90 डिग्री वाला प्लस एंगल जो हमने OED निकाला है ये OE और ये D ये वाला, तो इस दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, सॉरी D कौन सा होगा ये वाला, ये O है यही है और D है, तो कितना हो जाएगा 118। तो हमारे पास एंगल AED की वैल्यू कितनी आ जाएगी 118, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट। ओके।